अध्याय 19 जापान में मेइजी पुनः स्थापना व आधुनिकीकरण। 19वीं शताब्दी में चीन और जापान दोनों देशों को लगभग एक ही प्रकार की स्थिति का सामना करना पड़ा। पश्चिम के देशों का दोनों पर समान रूप से दबाव पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप वे पश्चिम के देशों से इस प्रकार की संधियां करने हेतु विवश हुए जो कदाचित चीन और जापान के लिए हितकर नहीं थी, अपितु उनके विरोधी पश्चिमी देशों के अनुकूल थीं। पूर्वी एशिया के प्रमुख देश चीन व जापान का भविष्य इस बात पर निर्भर करता था कि पश्चिम के साथ होने वाले संघर्ष में कौन सा पक्ष विजयी होता है। दोनों देशों ने इस संघर्ष का प्रत्युत्तर अपनी अपनी सामर्थ्य और क्षमता के अनुसार दिया। चीन के दिव्य साम्राज्य ने पूर्व परिस्थिति का अवलोकन करते हुए इस समस्या का सामना करने का प्रयास किया, जबकि जापान ने अपने भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए इस समस्या का हल ढूंढने का प्रयास किया। इस संघर्ष में जहां चीन को असफलता का मुंह देखना पड़ा, वहीं जापान ने सफलता अर्जित की। जापान में विदेशियों के आगमन के फलस्वरूप अनेक प्रकार की प्रतिक्रियाएं हुई। निसंदेह जापान में रूढ़िवादिता का अभाव नहीं था, जिसके कारण उन्होंने पश्चिम के देशों से होने वाले संपर्क को ग्रहण नहीं किया, किंतु उनका विरोध असफल रहा। जापान में ही एक दूसरा प्रगतिवादी दल था जिसने जापान के विकास व उत्थान के लिए पश्चिम के ज्ञान विज्ञान और नैतिकता को हृदयंगम करने का आह्वान किया। उनकी मान्यता थी कि पश्चिम को पराजित करने का एकमात्र मार्ग उन्हीं के बताए मार्ग का अनुसरण करना है। जापान के लोगों को पश्चिम के ज्ञान विज्ञान के साथ साथ उनकी भाषाओं का भी अध्ययन करना चाहिए, उनके आचार विचार सीखने चाहिए तथा उन्हीं की युद्ध कला का अनुसरण करना चाहिए, ताकि वो दृढ़ता से विदेशियों का सामना कर सकें। जापान में एक ऐसा दल भी था जो जापान के पूर्णतया पश्चिमीकरण का समर्थक था। वो जापान को पूर्णतया एक आधुनिक देश बनाना चाहता था। इस आंदोलन के समर्थक रूढ़िवादिता से चिपके रहने और आधुनिकीकरण के स्वप्न देखने की नीति के विरोधी थे। वे जापान को पश्चिमी सभ्यता के रंग में ढालकर उसके पूर्ण पश्चिमीकरण में विश्वास रखते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि जापान अपनी अद्भुत क्षमता के कारण ऐसा करने में सक्षम है। 1868 ईस्वी में मेइजी पुनः स्थापना इसी प्रवृत्ति का परिणाम थी। पृष्ठ 225। शोगुन के शासन का विरोध। जिस समय जापान पर पश्चिम के देशों का दबाव पड़ रहा था, उस समय वहाँ की राज्य व्यवस्था विलक्षण प्रकार की थी। मिकाडो यानी सम्राट राज्य का अध्यक्ष होता था, किंतु उसके अधिकार अत्यंत सीमित थे। उसे संसार से अलग एक विरक्त आत्मा समझा जाता था, इसलिए वो क्योटो में एकांतवास करता था। अतः राज्य का वास्तविक शासक शोगुन था। वस्तुतः स्वीकार ये किया जाता था कि शोगुन मिकाडो का प्रतिनिधि है, किंतु राज्य की समस्त महत्वपूर्ण शक्तियों पर अधिकार होने के कारण उसके महत्व में अत्यधिक वृद्धि हो गई थी। 1853 ईस्वी में जब जापान का द्वार खुला, तब विदेशियों ने मिकाडो के स्थान पर शोगुन के साथ संधियां की, जो शोगुन की महत्वपूर्ण स्थिति की परिचायक हैं। जापान में विभिन्न कुलों के सामंत थे जो पर्याप्त शक्तिशाली थे, परंतु शोगुन के पद पर तोकुगावा के सामंतों का अधिकार था। समान शक्ति के स्वामियों पर शोगुन अपना पूर्ण प्रभुत्व स्थापित करने में असफल रहा, क्योंकि दूसरे सामंत तोकुगावा के प्रति कोई आदर या प्रेम नहीं रखते थे और उसे इस पद से हटाने में रुचि रखते थे, क्योंकि अपने समकक्ष शक्ति के स्वामी के अधीन सेवा करना उन्हें अरुचिकर लगता था। जापान में तोकुगावा शोगुन की स्थिति उस समय और भी दुर्बल हो गई जब वहां विदेशियों ने प्रवेश करके अपने पैर जमाने चाहे। इससे विरोधी सामंतों को कुल मिलाकर शोगुन को पदच्युत करने का स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ। जापान द्वारा विदेशियों को देश में प्रवेश की आज्ञा दिए जाने और उनसे संधि करने के कारण विदेशियों के विरुद्ध एक ऐसी भावना फैली जिसके कारण स्थान स्थान पर हिंसात्मक विद्रोह फूट पड़े। शोगुन और सामंतवाद की दुर्बलता ने पश्चिम विरोधी आंदोलन को प्रोत्साहन प्रदान किया। धीरे धीरे यह आंदोलन उग्र रूप धारण करता गया और अंत में इसने एक राजनीतिक स्वरूप ग्रहण करके ये मांग करनी प्रारंभ कर दी कि राज्य की समस्त शक्तियां मिकाडो को दी जाएं और शोगुन को पदच्युत कर दिया जाए। मेइजी पुनः स्थापना के कारण आंतरिक असंतोष। पश्चिम के राज्यों के जापान में प्रवेश के समय देश में सर्वत्र आंतरिक असंतोष व अव्यवस्था व्याप्त थी। जापान के विभिन्न सामंती परिवार तोकुगावा शोगुन के परिवार के विरोधी बने हुए थे। शोगुन ने अपने दंडात्मक कार्यों के द्वारा अन्य समस्त परिवारों को उत्पीड़ित करके उन्हें कष्ट पहुंचाया।
जापान के एक कानून सानकिन कोताई के अनुसार सामंतों को ये अधिकार प्राप्त नहीं था कि वे राजाज्ञा के बिना किले बना सकें, उनकी मरम्मत करा सकें, जहाज बना सकें अथवा सिक्के ढलवा सकें। साथ ही विवाह करने के लिए भी उन्हें शोगुन की पूर्व आज्ञा प्राप्त करनी पड़ती थी। उन्हें 2 वर्ष में एक बार 4 माह के लिए शोगुन की राजधानी येदो की यात्रा करनी पड़ती थी और वापसी के दौरान अपने बच्चों व पत्नियों को बंधक के रूप में राजधानी में ही छोड़ाना पड़ता था। इस प्रकार सामंतों को 2 स्थानों पर अपने आवास की व्यवस्था करनी पड़ती थी, जो उन्हें अत्यंत भार प्रतीत होती थी। नंबर 1, नौकरियों में पक्षपात। शोगुन की नीति पक्षपात पूर्ण थी। राज्य के ऊंचे ऊंचे और महत्वपूर्ण पद केवल तोकुगावा सामंत वर्ग के लोगों को दिए जाते थे। अन्य सामंत वर्ग के लोगों को योग्यता और क्षमता के बाद भी इन पदों पर नियुक्त नहीं किया जाता था। शोगुन की इन पक्षपातपूर्ण व भेदभावपूर्ण नीति के कारण चोशु, सातसुमा व तोसा सामंत वर्ग के लोग उससे अत्यंत क्रोधित थे और चाहते थे कि शोगुन को पदच्युत कर दिया जाए। पृष्ठ 226। नंबर 2, सामुराइयों का विरोध। शोगुन शासन में अन्य सामंत परिवारों का पर्याप्त आर्थिक उत्पीड़न किया गया, जिनके कारण उनकी आर्थिक दशा उत्तरोत्तर दयनीय व शोचनीय होने लगी। विवश होकर उन्हें अपने व्यय में कमी करनी पड़ी। फलतः उन्होंने अपने सामुराई सैनिकों की सेवा से पदच्युत कर दिया गया ताकि वे आर्थिक दबाव से बच सकें। बेरोजगार हो गए सामुराई सैनिकों में असंतोष उत्पन्न हो गया। अपना तथा अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए असंतुष्ट सामुराई सैनिकों ने लूटमार, चोरी व डकैती आदि करना प्रारंभ कर दिया, जिससे देश में असंतोष, असुरक्षा व अव्यवस्था का साम्राज्य व्याप्त हो गया। वे किसी भी स्थिति में तोकुगावा शोगुन को पद पर देखने को तैयार नहीं थे और तुरंत परिवर्तन के इच्छुक थे। नंबर 3, व्यापारिक वर्ग का उदय। 19वीं शताब्दी में जापान के व्यापार और उद्योग धंधों का अत्यधिक विकास हुआ, जिसके कारण समाज में एक नवीन व्यापारिक वर्ग का उदय हुआ, जिसके पास धन और बुद्धि दोनों का कोई अभाव नहीं था। अक्सर सामंत वर्ग के लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इन धन संपन्न व्यापारियों से पैसा उधार लिया करते थे, परंतु जहां तक जापानी समाज में स्थिति का प्रश्न था, सामंत वर्ग को उच्च स्थान प्राप्त था, जिसके कारण व्यापारी वर्ग इनसे ईर्ष्या करता था। अपनी हीन स्थिति को समाप्त करने के लिए वो जापान में सामाजिक परिवर्तन के इच्छुक थे। नंबर 4, कृषक वर्ग का असंतोष। जापान का कृषक वर्ग करों के अत्यधिक बोझ से लदे होने के कारण अपनी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट नहीं था। सामंती व्यवस्था और करों के बोझ से उसकी दशा दिन प्रतिदिन दयनीय होती जा रही थी। साथ ही पश्चिमी सभ्यता के संपर्क के कारण उनमें जागृति आ रही थी। अतः उन्होंने स्थान स्थान पर विद्रोह करने प्रारंभ कर दिए थे। वे शोगुन व्यवस्था को उखाड़कर अपने सुख और समृद्धि में वृद्धि करना चाहते थे। अतः स्पष्ट है कि जापानी समाज अपनी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट नहीं था। वो शोगुन व्यवस्था को इसके लिए उत्तरदायी मानता था और उससे छुटकारा प्राप्त करना चाहता था। इन परिस्थिति में विदेशियों के जापान में प्रवेश से स्थिति और भी खराब हो गई और जापान के लोग तत्कालीन व्यवस्था के विरोध में आवाज उठाने लगे। अन्य सामंतों द्वारा शोगुन का विरोध। पश्चिम के देशों के जापान में प्रवेश से उत्पन्न खतरे से छुटकारा प्राप्त करने के लिए अन्य सामंतों ने शोगुन व्यवस्था को समाप्त करने के प्रयास प्रारंभ किए। उनकी मान्यता थी कि जापान पर आने वाली समस्त विपत्तियों का मूल कारण शोगुन व्यवस्था की दुर्बलता और अदूरदर्शिता है। अतः इसका समाप्त किया जाना नितांत आवश्यक है, क्योंकि इसी कारण जापान की स्वतंत्रता को खतरा उत्पन्न हो रहा है। विदेशियों के प्रति शोगुन शासन की नीति उदारता की थी, जिसका लाभ उठाकर सामंतों ने जनमत में उनके विरुद्ध विश्वमन किया। वे समझते थे कि यदि लोकमत शोगुन के विरुद्ध हो जाएगा, तब उसका अंकुश अन्य सामंतों पर ढीला पड़ जाएगा। किंतु वस्तुस्थिति ये थी कि सामंतों में परस्पर एकता का अभाव था। अतः उन्होंने सम्राट को भी अपनी गतिविधि का केंद्र बनाया। अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु उन्होंने नारा लगाया, बर्बरों को निकालो, शोगुन को पदच्युत करो तथा सम्राट की शक्ति में वृद्धि करो। वास्तव में उनका मंतव्य सम्राट की शक्ति को बढ़ाना न होकर अपनी शक्ति को सुदृढ़ करना था, ताकि वे शोगुन की शक्ति को कुचलकर अपना अस्तित्व सुरक्षित रख सकें। विदेशियों के विरुद्ध तीव्र भावना। धीरे धीरे जापान में विदेशियों के विरुद्ध भावना जोर पकड़ती गई। सामंतों ने इन भावनाओं को बढ़ाने में पूर्ण सहयोग प्रदान किया। सम्राट का दृष्टिकोण विदेशी विरोधी हो जाने से परिस्थितियां और भी खराब होने लगीं। पृष्ठ 227।
चोशु सामंतों के अत्यधिक प्रभाव के कारण सम्राट ने शोगुन को यह आदेश प्रसारित किया कि वो सभी विदेशियों को देश से निष्कासित कर दे। शोगुन अब तक जिस कार्य को असंभव समझ रहा था, चोशु कुल ने स्वयं उस कार्य को करने का प्रयास किया। उनका प्रभाव एक सीमित क्षेत्र पर था जहां विदेशी जहाजों का आवागमन होता था, अतः उसने अपने पदाधिकारियों को उस क्षेत्र में गुजरने वाले जहाजों को नष्ट करने का आदेश दिया। 1863 ईस्वी में एक अमेरिकी जहाज को नष्ट कर दिए जाने के कारण प्रत्युत्तर में अमेरिका ने जापान के 2 युद्धपोतों को डुबो दिया। अमेरिका को फ्रांस और हॉलैंड का समर्थन प्राप्त हो जाने से जापान को पर्याप्त हानि उठानी पड़ी। शोगुन ने स्थिति को संभालने का हर संभव प्रयास किया, किंतु उसे अपने उद्देश्य में सफलता हाथ नहीं लगी। इसी समय एक अंग्रेज रिचर्डसन और उसके 3 घुड़सवार साथियों ने सात्सुमा सामंत के जुलूस के प्रति सम्मान प्रकट नहीं किया और न ही उसके लिए मार्ग छोड़ा, जिसके कारण सात्सुमा ने इसे अपना असम्मान समझा और उसके कुछ सामुराई सैनिकों ने अंग्रेज रिचर्डसन की हत्या कर दी, जिससे ब्रिटिश सरकार अत्यंत क्रुद्ध हो गई और उसने शोगुन से क्षतिपूर्ति के रूप में 1 लाख पाउंड हर्जाने की मांग की तथा सात्सुमा को भी हर्जाना देने का आदेश दिया। 7 अंग्रेजी जहाजों ने हर्जाना वसूल करने हेतु सात्सुमा की राजधानी की ओर प्रस्थान किया और आक्रमण करके एक जापानी जहाज को डुबो दिया। परिणाम स्वरूप जापान के लोग अंग्रेजों को घृणा की दृष्टि से देखने लगे और दोनों के संबंध अत्यंत तनावपूर्ण हो गए। चोशु सामंतों व शोगुन सामंतों में संघर्ष। चोशु सामंतों एवं सात्सुमा सामंतों को विदेशियों के मुकाबले में असफलता का मुंह देखना पड़ा था, जिसके कारण वो अपनी दुर्बलता को स्वयं अनुभव करने लगे थे। अतः उन्होंने अपनी सेना के पुनर्गठन की ओर ध्यान दिया और सामान्य जनता के सहयोग से एक सेना का गठन किया। अब तक सैनिक कार्यों का उत्तरदायित्व केवल सामुराई सामंतों पर था और अन्य लोगों को इस क्षेत्र में कोई अधिकार नहीं था, अतः ये जापान की परंपरा के विरुद्ध बात थी। इस घटना ने जनता और सामंतों को समानांतर स्तर पर ला दिया, जो सामंतों के अंत की सूचक थी। चोशु के विदेशियों के प्रति विरोधी दृष्टिकोण को देखते हुए शोगुन ने उनका दमन करने का निश्चय किया और एक विशाल सेना की सहायता से उन्हें कुचल दिया, किंतु सात्सुमा सामंतों के आड़े आ जाने के कारण शोगुन को अपने रुख में परिवर्तन करना पड़ा। फिर भी चोशु सामंत ने यह विश्वास प्राप्त कर लिया कि वो नवगठित सैनिक शक्ति को भंग कर देगा, परंतु जब इन दस्तों को भंग करने का प्रयास किया गया तो उन्होंने विद्रोह कर दिया और हथियार डालने से इनकार करके कुछ दफ्तरों पर आधिपत्य स्थापित कर लिया तथा राजधानी पर अधिकार करके चोशु में क्रांति को भड़का दिया। अतः शोगुन ने पुनः चोशु के विरुद्ध अभियान किया। शोगुन पर विदेशी प्रभुत्व बढ़ जाने के कारण उसे किसी अन्य सामंत का समर्थन प्राप्त नहीं था, अतः चोशु के विरुद्ध शोगुन को पराजय का मुंह देखना पड़ा। 7 मार्च 1866 ईस्वी को विजयी चोशु और सात्सुमा के बीच एक संधि हो गई और उन्होंने शोगुन को सत्ता उखाड़ फेंकने का निश्चय किया। मेइजी शासन की पुनः स्थापना। प्रगतिशील विचारों का सामंत तोकुगावा केइकी 1867 ईस्वी में शोगुन बना। वो सब के सहयोग से शासन कार्य को संचालित करना चाहता था। उसने कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुधार करके जापान में अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने का प्रयास किया, जिसके कारण चोशु और सात्सुमा नेताओं ने उसका तीव्र विरोध प्रारंभ किया, क्योंकि वे उसे जापान में अपने पैर जमाने से पूर्व ही पदच्युत करना चाहते थे। पृष्ठ 228। इसी बीच फरवरी 1867 ईस्वी में सम्राट कोमेई की मृत्यु के बाद मुत्सुहितो उसका उत्तराधिकारी बना। सम्राट की अल्पायु के कारण शोगुन विरोधी सरदारों ने उस पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया और 1868 ईस्वी में चाशु और सात्सुमा फौजों ने शाही महल पर आधिपत्य स्थापित करके सम्राट की शक्ति की पुनः स्थापना की घोषणा कर दी और सम्राट ने मेइजी यानी शानदार विरुद्ध धारण किया। इस घटना को जापान के इतिहास में मेइजी इशिन या मेइजी पुनः स्थापना के नाम से जाना जाता है। शोगुन तोकुगावा केइकी बुद्धिमान व दूरदर्शी था। उसने इस परिवर्तन को स्वीकार करके शांतिपूर्वक राजधानी को छोड़ दिया, किंतु उसके वंश के अन्य सामंत इससे सहमत नहीं हुए और शाही सेना से टकराकर पराजित हुए। केइकी ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। इस प्रकार जापान में शताब्दियों से चले आ रहे शोगुन के शासन के स्थान पर सम्राट के निरंकुश शासन की स्थापना हुई। सम्राट ने शासन संचालन के लिए एक विधान शपथ तैयार कराई, जिसकी 5 प्रमुख धाराएं थी। नंबर 1, राजकार्यों के संचालन के लिए कई सभाएं स्थापित की जाएं और समस्त कार्य का संचालन जनता की इच्छा अनुसार किया जाए।
नंबर 2, समस्त वर्ग राज्य कार्य में एक होकर सहयोग करे। नंबर 3, जनसाधारण की समस्त इच्छाओं को पूरा किया जाएगा ताकि सब लोग संतुष्ट हो जाएं। नंबर 4, पुरातन असभ्य परंपराओं के स्थान पर न्याय संगत और औचित्यपूर्ण सिद्धांतों को मान्यता दी जाएगी। नंबर 5, राज्य के हित और कल्याण के लिए समस्त विश्व ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा। अनेक नौजवानों को अपना परामर्शदाता नियुक्त करके अत्यंत उत्साह से शासन संचालन करने का निश्चय किया। यद्यपि इस व्यवस्था के विरुद्ध भी आगे चलकर उपद्रव हुए, किंतु 1868 ईस्वी में मेइजी पुनः स्थापना का कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। जापान में पुनः स्थापना का महत्व। मेइजी पुनः स्थापना जापान के इतिहास की अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है। आधुनिक जापान का निर्माण भी पुनः स्थापना काल से ही प्रारंभ होता है। जापान से सामंत प्रथा की समाप्ति में मेइजी पुनः स्थापना का महत्वपूर्ण योगदान था। परिणामतः जापान की अवरुद्ध उन्नति का मार्ग पुनः उन्मुक्त हो गया। जापान को विदेशी साम्राज्य के चंगुल से मुक्त कराने का श्रेय भी पुनः स्थापना को ही दिया जा सकता है। इसके कारण ही जापान में राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। जापान का तीव्र गति से औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यवस्था में परिवर्तन और सैन्य शक्ति में वृद्धि की पुनः स्थापना की ही देन है। इसी के कारण जापान थोड़े समय में ही एक शक्तिशाली देश बन गया और साम्राज्यवाद के क्षेत्र में वो यूरोप और एशिया के बड़े बड़े देशों को चुनौती देने में सक्षम हो गया। पृष्ठ 229। पुनः स्थापना के परिणाम स्वरूप जापान की प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़ हो गई। संसद का गठन और संविधान का निर्माण इसकी प्रमुख उपलब्धियां कही जा सकती हैं। जापान की जनता को अनेक अधिकार प्राप्त हुए, जिससे अपने देश के प्रति उनके लगाव में वृद्धि हुई। विदेशियों से पुनः स्थापना के कारण जो जापानियों का संपर्क स्थापित हुआ, उसके कारण वे पश्चिम के ज्ञान विज्ञान के काफी समीप आए और उन्हीं की परंपराओं और तौर तरीकों को अपनाकर जापान तीव्र गति से आधुनिकता की ओर अग्रसर हुआ और शीघ्र उसकी गणना एशिया के महत्वपूर्ण राष्ट्रों में की जाने लगी। जापान का आधुनिकीकरण। शोगुन शासन की समाप्ति व मेइजी युग की पुनः स्थापना जापान के इतिहास की दो महत्वपूर्ण उपलब्धियां कही जा सकती हैं। इसके कारण ही आने वाले समय में जापान एक अत्यंत शक्तिशाली देश के रूप में एशिया के राजनीतिक रंगमंच पर छा गया और उसका स्वरूप पूर्णतया आधुनिक बन गया। जापान के लोग विदेशियों से घृणा करते थे और उन्हें अपने देश के भीतर रहने देना नहीं चाहते थे, किंतु वे चीन के समान साधन अपनाकर अपने देश को भी अपमानित करना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने विदेशियों के प्रभुत्व को समाप्त करने के लिए उन्हीं के उपायों को अपनाया और उन्हीं के ज्ञान विज्ञान और तौर तरीकों को अपनाकर अपना उल्लू सीधा किया। जापान को एक अत्याधुनिक राष्ट्र बनाकर उन्होंने विदेशियों की प्रभुसत्ता को चुनौती दी और श्रेष्ठ सैनिक पद्धति के द्वारा उन्हें घुटने टेकने के लिए बाध्य किया। श्री D.N. वर्मा ने भी लिखा है कि जापान स्वयं एक आधुनिक शक्ति बनकर ही पाश्चात्य साम्राज्यवाद का सामना कर सकता था। अतः जापान में देश के आधुनिकीकरण के लिए एक प्रबल आंदोलन चल पड़ा, जिससे देश के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आमूल परिवर्तन हुआ और जापान का कायाकल्प हो गया। वस्तुतः मेइजी शासन की पुनः स्थापना के पश्चात जापान में जो निम्नलिखित सुधार हुए, उनके कारण जापान का पूरी तरह कायाकल्प हो गया और उसका उदय एक आधुनिक एवं शक्तिशाली देश के रूप में हुआ। सामंत प्रथा की समाप्ति। मेइजी पुनः स्थापना से पूर्व जापान में सामंत प्रथा का प्रचलन था और संपूर्ण जापान में सामंत परिवार बिखरे हुए थे। ये जिस क्षेत्र में निवास करते थे, उसकी व्यवस्था और देखरेख का दायित्व भी ये स्वयं निर्वाह करते थे। केंद्रीय सरकार की स्थापना और सामंतवाद का अंत विभिन्न चरणों से गुजरकर अपनी मंजिल पर पहुंचा। तोकुगावा शोगुन के पतन के बाद अन्य सामंतों में भी धीरे धीरे राष्ट्रीयता की भावना का उदय हुआ और वे स्वतः सम्राट के प्रति आदर भाव रखने लगे। विभिन्न सामंतों ने केंद्रीय शासन की सर्वोच्चता को स्वीकार कर लिया। उन्होंने अपने विशेषाधिकार त्याग दिए, किंतु जागीरों पर उनका ही प्रभुत्व बना रहा। यद्यपि जागीरों का कार्य संचालन मुख्य रूप से सामंतों के हाथ में रहा, परंतु केंद्रीय सत्ता का नियंत्रण बढ़ जाने के कारण वहां की प्रजा सम्राट को अपना वास्तविक शासक मानने लगी। 1871 ईस्वी में सामंतवाद की समाप्ति की शाही घोषणा के बाद इस प्रथा का अंत हो गया। फ्रांस में इसी प्रथा का अंत करने के लिए अनेक व्यक्तियों को अपना रक्त बहाना पड़ा था, किंतु जापान में इस व्यवस्था का अंत अत्यंत साधारण और सुखद स्थिति में बिना किसी उथल पुथल के संभव हुआ। पृष्ठ 230।
वास्तव में इस महान परिवर्तन में प्रांतीय शासन के संचालक सामुराई वर्ग का बहुत बड़ा हाथ था। सामंतों की शक्ति का आधार मुख्य रूप से देशभक्त सामुराई वर्ग ही था। उन्होंने सामंतवाद के अंत में राष्ट्रीय विकास और अपने बुद्धि वैभव के प्रदर्शन के स्वर्णिम अवसर को अनुभव करते हुए 4 सबल सामंत कुलों को स्वेच्छा से अपने विशेषाधिकार त्यागने के लिए तैयार कर लिया और फिर अन्य कुलों ने उनका अनुसरण किया। फलतः प्राचीन सामंतवाद का जापान में बिना किसी खून खराबे के अंत हो गया। सामंतवाद की समाप्ति के बाद केंद्रीय सरकार को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। सरकार को सामंतों व उनके आश्रित सामुराइयों के आर्थिक हितों को पूरा करना पड़ा। वार्षिक पेंशन, आवास व्यवस्था और आर्थिक सुविधाएं देकर केंद्रीय सरकार ने सामंत वर्ग की समस्याओं को हल करने का प्रयास किया। उचित सहायता व सहयोग के कारण कई सामंत टोक्यो में जाकर बस गए तथा व्यवसाय और मेहनत से धन अर्जित करके पूंजीपति बन गए। किंतु सैनिक, लड़ाकू और योद्धा प्रवृत्ति सामुराइयों को संतुष्ट करना केंद्रीय सरकार के लिए कठिन समस्या बन गया था। सरकार ने उन्हें वार्षिक पेंशन देकर संतुष्ट करना चाहा, किंतु सामुराई अपने वंशानुगत पद व वैभव को खोकर इससे संतुष्ट नहीं हुए। सरकार ने उन्हें प्रसन्न करने के लिए एक मुश्त धन देने का प्रयास भी किया, किंतु इससे सैन्यवादी सामुराइयों को संतुष्ट नहीं किया जा सका और उनमें विद्रोह की ज्वाला फूट पड़ी। वे सरकार की कोरिया और फार्मोसा के प्रति नीति से संतुष्ट नहीं थे। फलतः सामुराई साइगो के नेतृत्व में सभी असंतुष्ट सामुराइयों ने 1877 ईस्वी में सरकार के विरुद्ध विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया। वास्तव में अपने विशेषाधिकार खोकर सामंत वर्ग अपनी स्थिति से संतुष्ट नहीं था और सामुराई विद्रोह के माध्यम से वे सामंतवाद को जापान में फिर से जीवित करना चाहते थे। किंतु जापान की शक्तिशाली और साधन संपन्न सेना ने विद्रोहियों की इच्छाओं को पूर्ण नहीं होने दिया और सामंतवाद को जापान से पूरी तरह उखाड़ फेंकने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके कारण जापान मध्य युग के अंधकारमय वातावरण से निकलकर आधुनिक युग की ओर अग्रसर हुआ। सैन्य व्यवस्था में सुधार। पुनः स्थापना से पूर्व जापान की सैनिक व्यवस्था का आधार सामंतवादी प्रथा पर निर्भर करता था, किंतु सामंत प्रथा की समाप्ति के बाद सैनिक संगठन की पद्धति में भी पर्याप्त परिवर्तन आवश्यक हो गया था। अब तक जापान में सैनिक कार्यों का संपादन केवल सामुराई लोगों के द्वारा किया जाता था। ये लोग सामंतों के सैनिकों के रूप में उनके आदेशानुसार सैनिक गतिविधियों को संपादित किया करते थे। इस वर्ग के अतिरिक्त और किसी जाति या वर्ग में उत्पन्न व्यक्ति को यह अधिकार नहीं था कि वे सेना में भर्ती हो सके अथवा कोई भी सैनिक कार्य कर सके। किंतु सामंत प्रथा के अंत के साथ साथ सैनिक पेशे पर सामुराइयों के एकाधिकार की भी समाप्ति हो गई और केंद्रीय सरकार के शासन में कोई भी व्यक्ति अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार सेना में भर्ती होकर देश सेवा के कार्य को संपन्न कर सकता था। सामंती सेना का रूप राष्ट्रीय हो जाने के कारण अब सैनिक सेवा किसी विशिष्ट वर्ग का दायित्व नहीं रह गया था। 1872 ईस्वी में जापान में एक राजाज्ञा द्वारा सैनिक सेवा को अनिवार्य घोषित कर दिया गया था। अब एक निश्चित अवधि के लिए प्रत्येक नवयुवक को सेना में भर्ती रहकर कार्य करना पड़ता था। इससे जापान की सैनिक शक्ति में अत्यधिक वृद्धि हुई और जापान अधिक विश्वास और शक्ति के साथ साम्राज्यवाद की दौड़ में भाग लेने लगा। पृष्ठ 231। डॉक्टर विद्यालंकार ने भी इस संदर्भ में लिखा है, 1872 ईस्वी में जापान में रहने वाले सब लोगों के लिए ये आवश्यक कर दिया गया कि वे सैनिक शिक्षा प्राप्त करें और एक निश्चित समय तक सैनिक जीवन व्यतीत करें। निसंदेह जापान के जीवन में ये भारी क्रांति थी। समानता का अधिकार। प्रारंभ में सामंतों के अहम को संतुष्ट करने के लिए राजकीय सेवा में कुछ पदों पर केवल उन्हें ही नियुक्त किया जाता था, ताकि अन्य व्यक्तियों के साथ कार्य करते हुए वे हीनता की भावना का शिकार न हो। किंतु ये भेदभाव की स्थिति अधिक समय तक नहीं चल सकी और शीघ्र ही वर्ग संबंधी इन भेदभावों को समाप्त कर दिया गया। सभी व्यक्तियों को अपने पारिवारिक नामों को धारण करने का अधिकार देकर सरकार ने सामान्य व्यक्तियों को सामंतों के बराबर ला खड़ा किया। निम्न वर्ग के लोगों को भी शासन में समान घोषित किया गया, जिससे वे राज्य के स्वामी भक्त सेवक बन गए। प्रारंभ में सामंतों को अपने वंश के प्रतीक के रूप में 2 तलवारें धारण करने की आज्ञा दी गई, किंतु बाद में इसे भी ऐच्छिक घोषित कर दिया गया। 1876 ईस्वी के एक कानून के अनुसार कालांतर में तलवारों का धारण किया जाना पूर्णतया वर्जित कर दिया गया। इस प्रकार जापान में समानता के सिद्धांत को लागू करके सरकार ने सामान्य जनता और सामंतों के बीच के भेदभाव को पूरी तरह समाप्त करके देश को आधुनिकीकरण की ओर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका अभिनीत की। औद्योगिक उन्नति। एशिया के देश पश्चिम की तुलना में उद्योग और व्यवसाय के क्षेत्र में उनसे अत्यधिक पिछड़े हुए थे, जिसके कारण उनकी आर्थिक व्यवस्था अत्यंत दुर्बल थी।
और बिना इसे विकसित किए वे उनके समान उन्नतशील देश नहीं बन सकते थे। जापान ने इस स्थिति को अनुभव करने के बाद अपना संपूर्ण ध्यान अपने औद्योगिक विकास की ओर लगाया और पाश्चात्य ढंग पर अपने व्यावसायिक संगठन को बनाना प्रारंभ किया। उसने विदेशों से तरह तरह की नई मशीनों का आयात किया और जापान में कई नए कल कारखाने स्थापित किए। सरकार ने इस हेतु धन व्यय करने के लिए पूंजीपतियों को प्रोत्साहित किया। फलतः थोड़े समय में जापान में कई कारखानों की स्थापना हुई। सैनिक सामग्री के निर्माण को विशेष प्रोत्साहन दिया गया। 1870 ईस्वी तक जापान के अधिकांश बड़े बड़े कारखाने जहां कपड़ा, रेशम, लोहा और अन्य सामान निर्मित किया जाता था, भाप के द्वारा चलाए जाने लगे। ये प्रगति और विकास इतनी तेजी से जापान में हुआ कि कुछ समय में औद्योगिक दृष्टि से जापान की तुलना यूरोप के बड़े बड़े देशों से की जाने लगी। डॉक्टर वर्मा ने भी उल्लेख किया है, जापान में खानें खोदी गईं, लोहा इस्पात के व्यवसाय को उन्नत किया गया तथा युद्धोपयोगी सामग्री के उत्पादन के लिए कारखाने खोले गए। भाप की शक्ति के विकास पर बल दिया गया। 1890 ईस्वी के पश्चात जापान के औद्योगिक क्षेत्र में इतनी उन्नति कर ली कि वो यूरोप के किसी भी राज्य का इस क्षेत्र में सामना कर सकते थे। औद्योगिक विकास के साथ साथ इस समय जापान में यातायात और संवाद वहन के साधनों में भी प्रगति हुई। 1872 ईस्वी से जापान में रेलवे लाइन के निर्माण की जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई वो 1894 ईस्वी तक आते आते संपूर्ण देश में पूरी तरह विस्तृत हो गई। रेलवे लाइनों के निर्माण से आवागमन के साधन तो सुलभ हुए ही, साथ ही व्यापार और वाणिज्य के विकास में भी काफी सहयोग मिला। डाक व्यवस्था में भी कई सुधार किए गए। 1871 ईस्वी में नई डाक सेवा पद्धति का प्रारंभ हुआ और 1872 ईस्वी तक जापान अंतर्राष्ट्रीय डाक संघ का सदस्य हो गया। पृष्ठ 232। जापान में नाविक शक्ति के विकास में अत्यधिक प्रगति हुई। नागासाकी और हयोगी के जापानी कारखानों में जहाजों का तेजी से निर्माण हुआ। व्यापारिक जहाजों के साथ साथ कई जंगी जहाजों का भी निर्माण किया गया, जो सुदृढ़ता और मजबूती की दृष्टि से किसी भी देश में निर्मित जहाजों से कमजोर नहीं थे। भाप की शक्ति से संचालित होने वाले इन जहाजों के निर्माण के कारण जापान नाविक शक्ति में किसी भी देश से पीछे नहीं रहा। युद्ध सामग्री के निर्माण के लिए देश में स्थान स्थान पर कारखाने खुलवाए गए, जिनकी कार्यक्षमता बहुत अधिक थी। केवल ओसाका के कारखानों में 1000 से अधिक मजदूर कार्य करते थे। औद्योगिक कार्यों के सफल संचालन हेतु जापान में बैंकों की स्थापना की ओर और भी समुचित ध्यान दिया गया। 1873 ईस्वी में वहां प्रथम बैंक स्थापित हुई, किंतु 1880 ईस्वी तक आते आते बैंकों की संख्या 100 से अधिक हो गई। कालांतर में वहां 1885 ईस्वी में बैंक ऑफ जापान की स्थापना हुई। खानों की खुदाई के कार्य को अपने हाथ में लेकर सरकार ने औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जापान के इस औद्योगिक और व्यापारिक विकास ने वहां साम्राज्यवाद को विकसित होने का अवसर प्रदान किया। जापान को अपने कारखानों में निर्मित माल की बिक्री के लिए नवीन क्षेत्रों की आवश्यकता थी। साथ ही कारखानों को चलाने के लिए कच्चे माल की पूर्ति भी केवल उपनिवेशों से ही संभव थी। अतः अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जापान ने साम्राज्यवादी नीति को अपनाया। वास्तव में जापान में व्यावसायिक उत्थान, रेलवे का गठन और बैंकिंग व्यवस्था के विकास के कारण आर्थिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया और उसका स्थान इस क्षेत्र में पाश्चात्य देशों के बराबर हो गया। कृषि व्यवस्था में सुधार। 1868 ईस्वी में कृषि व्यवस्था में सुधार के लिए सरकार ने किसानों के भूमि के स्वामित्व के सिद्धांत को मान्यता प्रदान की और किसानों द्वारा प्रयोग की जा रही भूमि पर उन्हें मालिकाना हक प्रदान किए। सरकार ने 1872 ईस्वी में किसानों को भूमि के प्रमाण पत्र देकर उन्हें भूस्वामी बना दिया। भूमि के क्रय विक्रय पर लगे प्रतिबंध समाप्त कर दिए गए। चावल की औसत उपज और 5 वर्ष की औसत कीमत के आधार पर खेतों के मूल्य निश्चित किए गए और तदुपरांत भूमि कर प्रणाली को लागू किया गया। 1873 ईस्वी में लागू की गई राजस्व प्रणाली आज भी जापानी राजस्व व्यवस्था का एक अंग है। किसानों को अपनी उपज का 25 से 30% भाग तक लगान के रूप में राजकोष में जमा करना पड़ता था। किसानों को मालगुजारी के भुगतान के लिए तैयार अनाज तुरंत मंडियों में ले जाना पड़ता था, जिसके कारण उन्हें मूल्य संबंधी अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इसलिए मेइजी शासन के प्रथम 10 वर्षों में लगभग 200 विद्रोह हुए। कालांतर में सरकार ने मालगुजारी में कुछ कमी की, किंतु उससे कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। सरकार ने किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए उत्पादन की वृद्धि की ओर अपना ध्यान दिया। किसानों को हर संभव आर्थिक सहायता प्रदान की गई, जिससे कृषि के उत्पादन को बढ़ाया जा सके। उन्हें वैज्ञानिक पद्धति से कृषि कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।
किंतु लगान की दर अधिक होने के कारण किसानों का असंतोष कम नहीं हुआ। अनाज का मूल्य कम होने पर किसानों को विशेष कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। 1873 ईस्वी से 1890 ईस्वी तक कर वसूल करने वाले पदाधिकारियों ने किसानों पर इतने अधिक अत्याचार किए कि किसानों ने अपनी भूमि बेच दी, जिसे जापान के धनवान और पुराने सामंतों ने खरीद लिया और भूमिहीन किसान एक बार फिर श्रमिक की स्थिति में जा पहुंचा। पृष्ठ 233। वस्तुतः मेइजी पुनः स्थापना के काल में दुर्बल व दरिद्र किसान वर्ग का कोई हित नहीं हुआ। वे सामंत व्यवस्था के समान ही उपेक्षित और शोषित बने रहे। उनकी राजनीतिक और आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ, किंतु फिर भी कृषि के क्षेत्र में किए गए सुधार कार्यों से कुछ लाभ अवश्य हुए। आधुनिक व्यवस्था की स्थापना के प्रयास में और सामंत व्यवस्था के उन्मूलन के दौर में यदि जापान के कृषक वर्ग अथवा जनसाधारण को कुछ कष्टों का सामना करना पड़ा तो वे महत्वहीन हैं। वस्तुतः ये दुख और विपत्तियां नवीन व्यवस्था के जन्म की प्रसव पीड़ा के समान थीं। शिक्षा में सुधार। मेइजी काल के शिक्षा संबंधी सुधार अत्यंत महत्वपूर्ण है। जापान पश्चिमी संसार को भली प्रकार जानने के लिए पहले ही कटिबद्ध था। शोगुन शासन के अंतर्गत पश्चिम के अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों का अनुवाद कराया गया था और उस समय स्थापित अनुवाद संस्था ने 1857 ईस्वी में एक विद्यालय का स्वरूप ग्रहण कर लिया था। कई जापानियों ने पाश्चात्य भाषा, ज्ञान और विज्ञान के अध्ययन के लिए विदेशों की यात्रा भी की, किंतु पुनः स्थापना के बाद शिक्षा के क्षेत्र में जापान में अभूतपूर्व उन्नति हुई। 1871 ईस्वी में शिक्षा विभाग की स्थापना के बाद प्रत्येक परिवार के हर सदस्य के लिए शिक्षा ग्रहण करना अनिवार्य कर दिया गया ताकि कोई व्यक्ति देश में अशिक्षित न रहे। सामंतवादी व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार केवल उच्च वर्ग को प्राप्त था, किंतु पुनः स्थापना ने सभी को समान रूप से शिक्षा का अधिकार प्रदान कर दिया। प्रारंभ में बच्चों को मानसिक अनुशासन के साथ साथ चरित्र गठन भी सिखाया जाता था। सम्राट के प्रति भक्ति और राज्य के प्रति निष्ठा की शिक्षा हर स्तर पर बालकों को दी जाती थी। जापान की शिक्षा पद्धति पर 3 देशों का, प्रारंभिक शिक्षा पर अमेरिका का, विश्वविद्यालय शिक्षा पर फ्रांस का और व्यावसायिक शिक्षा पर जर्मनी का पूर्ण प्रभाव दिखाई पड़ता है। डॉक्टर विद्यालंकार ने स्पष्ट लिखा है, प्रारंभिक शिक्षणालयों के लिए जापानियों ने अमेरिका को अपना आदर्श स्वीकार किया, उच्च शिक्षा के लिए फ्रांस के विश्वविद्यालय का अनुकरण किया और शिल्प विषयक शिक्षा के लिए जर्मनी को अपना आदर्श बनाया। जापान में मेइजी पुनः स्थापना के बाद खुलने वाले स्कूलों और विश्वविद्यालयों की संख्या को देखकर ये प्रतीत होता है कि वहाँ शिक्षा का कितना अभाव था और व्यक्ति राजनीति, कानून और व्यवसाय में प्रशिक्षण ग्रहण करना कितना जरूरी समझता था। माध्यमिक विद्यालय बहुत बड़ी संख्या में छात्रों को विश्वविद्यालयी शिक्षा अथवा रोजगार के लिए तैयार करने में लगे थे। अनेक प्रकार की तकनीकी शिक्षा के प्रचलन से देश में प्रगतिशील व्यापार और उद्योगों को करने वाले लोगों का अभाव नहीं रहा। एक छात्र का कुल शिक्षा क्रम 17 वर्ष निश्चित था। इस अवधि में उसे प्रारंभिक स्तर से उच्च स्तर तक की शैक्षिक उपलब्धियां अर्जित करनी होती थीं। विदेशी भाषा पर लगे प्रतिबंधों को समाप्त करके जापान में पश्चिम के ज्ञान विज्ञान के प्रचार को अधिकाधिक विकसित करने का हर संभव प्रयास किया गया। जापानी अंग्रेजी शब्दकोश की रचना के द्वारा अंग्रेजी के अध्ययन को प्रोत्साहन दिया गया। साथ ही जर्मन व फ्रेंच भाषाओं के अध्ययन की भी व्यवस्था की गई। पश्चिम के देशों की अनेक महत्वपूर्ण पुस्तकों का जापानी लिपि में अनुवाद किया गया, जिनमें बेंथम, मिल आदि की कृतियां विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। पृष्ठ 234। कला, साहित्य और चिकित्सा शास्त्र के क्षेत्र में भी इस प्रक्रिया को ग्रहण करके जापान ने अपने देश की कला और साहित्य को ही धनी नहीं बनाया, अपितु चिकित्सा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण उपलब्धियां अर्जित की। शिक्षा के क्षेत्र में जापान की सबसे बड़ी उपलब्धि टोक्यो विश्वविद्यालय का गठन है। 1886 ईस्वी में इसमें सभी संकायों की शिक्षा की व्यवस्था की गई। इसका कानून संकाय सर्वाधिक प्रतिष्ठित था। कालांतर में 1897 ईस्वी में क्योटो, 1907 ईस्वी में सेंदाई, 1910 ईस्वी में फुकुजावा, 1918 ईस्वी में साप्पोरो आदि विश्वविद्यालय स्थापित हुए। स्त्री शिक्षा। पुनः स्थापना से पूर्व स्त्रियों को घर की चारदीवारी में ही सीमित रखा गया था। सामंतवादी समाज में उन्हें शिक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं था। तोकुगावा युग में भी स्त्रियों को केवल सामान्य ज्ञान, बुनाई, सिलाई और पाकशाला आदि का ही ज्ञान दिया जाता था, किंतु नवीन जापान में स्त्रियों को शिक्षित किए जाने की ओर भी ध्यान दिया गया। बालिकाओं तथा बालकों की प्राथमिक शिक्षा में कोई अंतर नहीं था, परंतु माध्यमिक शिक्षा के दौरान उनकी पत्नी और माता बनने की योग्यता की ओर विशेष ध्यान दिया जाता था।
मेइजी युग में स्त्री शिक्षा के लिए कई स्कूल तो खोले गए, किंतु उनकी उच्च शिक्षा की ओर 1902 ईस्वी तक कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। 1913 ईस्वी में जापान में एक महिला विश्वविद्यालय की स्थापना के द्वारा इस अभाव की पूर्ति हुई। इस प्रकार जापान में पुनः स्थापना के दौरान स्त्रियों की शिक्षा की ओर भी ध्यान दिया गया। संगीत एवं पत्रकारिता में विकास। इसके साथ साथ मेइजी पुनः स्थापना काल में संगीत, शिक्षा और पत्रकारिता के विकास की ओर भी ध्यान दिया गया। संगीत के माध्यम से देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति को विकसित करने का प्रयास किया गया। इस कला के विकास हेतु 1880 ईस्वी में टोक्यो स्कूल ऑफ म्यूजिक की स्थापना की गई। इस युग में प्रकाशित अनेक पत्र पत्रिकाओं के उदय से पत्रकारिता के क्षेत्र में अत्यधिक उन्नति हुई। महिलाओं और बच्चों के लिए अलग अलग पत्रिकाएं निकाली गईं। पत्र पत्रिकाओं की सरकार विरोधी आलोचनात्मक नीति के कारण जापान की सरकार ने पत्र पत्रिकाओं पर कई अंकुश लगा दिए। कुछ संपादकों को अपने विद्रोहात्मक लेखों के लिए दंडित भी किया गया। फिर भी जापान के लोगों में जागृति और राष्ट्र प्रेम उत्पन्न करने में भी इन पत्र पत्रिकाओं का विशेष योगदान रहा। जापान में शिक्षा के विकास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष ये था कि इसके कारण जापान की जनता में साक्षरता का प्रचार हुआ। 1905 ईस्वी तक वहां 95% बच्चे पाठशालाओं में जाने लगे थे। कालांतर में इसमें और अधिक वृद्धि हुई। नई शिक्षा पद्धति के विकास के कारण ही जापान दुनिया का एक उन्नत और समृद्ध राष्ट्र बन गया था। जापानी रहन सहन में परिवर्तन। शिक्षा में प्रगति, पश्चिमीकरण की ओर झुकाव और संगीत व पत्रकारिता के प्रचार ने जापान के सामाजिक जीवन, आचार विचार और रहन सहन को बड़ी तेजी से प्रभावित किया। विदेशी व्यापार में संलग्न जापान के लोगों ने विदेशी वस्त्र धारण करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने हर प्रकार से अपने आप को पश्चिमी सभ्यता के रंग में रंग लिया। विभिन्न राजकीय पदों पर कार्यरत पदाधिकारियों पर भी विदेशी सभ्यता का प्रभाव पड़ा और सूट पहनने का प्रचार जापान में इतना बढ़ा कि लंदन के दर्जियों की गली साबिलरों की नकल पर जापान में दर्जियों का एक मोहल्ला सेबिरो बस गया। परस्पर अभिवादन में हाथ मिलाने का प्रचलन बढ़ा और महिलाओं ने भी पश्चिमी ढंग के वस्त्र पहनने प्रारंभ कर दिए। पृष्ठ 235। परंपरागत जापानी केश विन्यास को त्याग कर लोग यूरोपीय ढंग से बालों को सजाने लगे। टूथपेस्ट के प्रयोग में वृद्धि हुई और स्त्रियों ने अपने सौंदर्य में वृद्धि के लिए भौहें मुड़वाना बंद कर दिया। 1887 ईस्वी में जापान में बिजली के प्रवेश के बाद लोग अपनी सुविधानुसार उसका अधिकाधिक प्रयोग करने लगे। जापान के लोगों ने यूरोपीय शैली के भवनों का निर्माण कराकर उन्हें यूरोपीय पद्धति से सजाना प्रारंभ कर दिया, जिसके कारण जापान आधुनिकीकरण की ओर तीव्र गति से अग्रसरित हुआ। जापान पश्चिमीकरण की दौड़ में किस सीमा तक संलग्न था, इसकी पुष्टि इस बात से हो जाती है कि 1872 ईस्वी के बाद वहां लोग गोमांस खाने लगे, क्योंकि ये पश्चिमी सभ्यता का एक अत्यंत आवश्यक अंग माना गया था। बॉलरूम डांस पद्धति का प्रचलन और जीन रिकीशा यानी मनुष्य की शक्ति से चलने वाली गाड़ी का प्रयोग जापान में एक आम बात हो गई। स्थानीय ललित कलाओं के विकास की ओर ध्यान न देकर जापान में यूरोपीय पद्धति की तस्वीरों का आयात होने लगा। इस प्रकार आधुनिकता के आवेश में जापान हर क्षेत्र में यूरोपीयकरण के लिए प्रयत्नशील था, भले ही इसके लिए उसे कोई भी कीमत अदा क्यों न करनी पड़े। धार्मिक परिवर्तन। मेइजी पुनः स्थापना काल में प्राचीन शिंतो धर्म को अधिक महत्व दिया गया, क्योंकि इस धर्म के मूल में देश और राष्ट्रभक्ति की भावना विद्यमान थी। इसके अंतर्गत राजवंश की दैनिक उत्पत्ति तथा संसार में जापान की श्रेष्ठता के विचार ही जापान की राष्ट्रीयता के आदर्श बन सकते थे। अतः जापान के इतिहास को एक अजेय देश के इतिहास के रूप में जनता को पढ़ाया जाने लगा, जिसका मूल उद्देश्य दूसरे देशों पर शासन करना था, शासित रहना नहीं। प्रारंभ से ही जापान में कोरिया व चीन से बौद्ध धर्म, कन्फ्यूशियसवाद तथा ताओवाद का प्रवेश हुआ था, परंतु 17वीं शताब्दी में वहां बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रभाव था। आधुनिकीकरण की दौड़ ने बौद्ध धर्म पर विपरीत प्रभाव डाला। 1871 ईस्वी में इसे राजधर्म के स्तर से हटा दिया गया, बौद्ध मंदिरों को नष्ट किया गया और राजमहल में बौद्ध धर्म का मनाया जाना वर्जित कर दिया गया, परंतु फिर भी जापान से बौद्ध धर्म का उन्मूलन नहीं किया जा सका। ईसाई धर्म पर भी कुछ प्रहार किए गए, परंतु 17वीं शताब्दी में सुधारवादी ईसाई विचारधारा लोकप्रिय हुई, क्योंकि इस धर्म के माध्यम से जापान पाश्चात्य संसार की आधुनिक प्रगति से जुड़ सकता था। राजनीतिक जागृति। जापान में मेइजी पुनः स्थापना के बाद किस राजनीतिक पद्धति को प्रतिष्ठित किया जाएगा, ये प्रश्न विचारणीय था।
जापान पश्चिम के राजनीतिक दर्शन में एक महत्वपूर्ण पक्ष उदारवाद से अत्यधिक प्रभावित हुआ था। साथ ही उसके शैक्षिक कार्यक्रम और पद्धति ने स्पष्ट संकेत कर दिया था कि जापान का शासन राष्ट्रवादी होगा और विशिष्ट जापानी अर्थों में केंद्रीभूत होगा। क्या जापान में लोकप्रिय संविधान, वयस्क मताधिकार और आर्थिक व्यक्तिवाद आदि लोकतंत्रीय देशों की प्रभावशाली पद्धतियों को ग्रहण किया जाएगा? नवीन स्थिति में सुधार नितांत आवश्यक थे। अतः सम्राट ने एक संसद की स्थापना की घोषणा करके 1868 ईस्वी में शासन संबंधी अपने नए सिद्धांतों को प्रतिपादित किया। राज्य की नीति निर्धारण का दायित्व इसी सभा को सौंपा गया। इसे जनता की प्रतिनिधि सभा स्वीकार किया गया। न्याय के क्षेत्र में भी समानता प्रदान की गई, किंतु जापान में कुछ लोग ऐसे भी थे जो परिवर्तन के पूर्णतया विरोधी थे। पृष्ठ 236। इसी समय जापान में इतागाकी ताइसुके सदृश कुछ प्रगतिशील विचारक पैदा हुए, जिन्होंने जापान में सुधार आंदोलन की गति प्रदान की। सम्राट के अनुरोध पर जापान में संसद की स्थापना का प्रश्न उठा और कालांतर में इसे राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान करने के लिए देशभक्तों के समाज का गठन किया गया। कालांतर में इस दल को राष्ट्रीय संसद स्थापना दल का नाम दिया गया। वस्तुतः संसद की स्थापना का मूल उद्देश्य एक ऐसी संस्था का गठन करना था जो जनमत की वास्तविक प्रतिनिधि सभा हो। सम्राट ने देश के जमींदारों, व्यापारियों और किसानों से प्रभावित होकर, जिनका इस आंदोलन को समर्थन प्राप्त था, कुछ सुधार करने का निर्णय लिया। अतः एक सीनेट व एक केंद्रीय न्यायालय की स्थापना की गई। स्थानीय स्वशासन के सफल संचालन के लिए कई संस्थाएं स्थापित की गईं। प्रांतीय वित्तीय मामलों पर विचार के लिए प्रांतीय प्रतिनिधि सभा का गठन किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसी प्रकार की संस्थाएं खोलकर जनतंत्र के समर्थकों को संतुष्ट करने का प्रयास किया गया। किंतु जापान में ऐसे बहुत से लोग थे जो इन सुधारों से असंतुष्ट थे। वे जापान को पूर्ण गणतंत्रात्मक देश बनाने के इच्छुक थे। अनेक नवीन राजनीतिक दलों के गठन से उदारवादी, उग्रवादी और रूढ़िवादी विचारधारा के लोग एक दूसरे के सिद्धांतों की आलोचना करने लगे, जिससे देश का राजनीतिक वातावरण तनावपूर्ण हो गया। फलतः सरकार ने एक ओर तो राजनीतिक दलों के उदय पर अंकुश लगाया और दूसरी ओर संविधान निर्माण पर कई प्रतिबंध लगाए। उन्हें सभा आदि करने के लिए पूर्व स्वीकृति लेनी पड़ती थी और प्रत्येक दल के लिए यह आवश्यक था कि वो अपने नियम, विधान और सदस्य सूची का पंजीकरण कराए। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लगाए गए, जिससे कई पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन बंद हो गया और अनेक व्यक्तियों को शांति भंग होने के आरोप में टोक्यो से निष्कासित कर दिया गया। इस प्रकार राजनीति के क्षेत्र में एक नवीन चेतना का विकास जापान में मेइजी पुनः स्थापना काल में देखने को मिला। मेइजी संविधान। जापान के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ शितो के सहयोग से जापान की जनता के लिए एक नया संविधान बनाने के कार्य को प्रारंभ किया गया। उसने विभिन्न पाश्चात्य देशों की यात्रा की तथा उनके संविधानों का गहन अध्ययन किया और 1883 ईस्वी में वापस जापान आकर देश के लिए संविधान बनाने के कार्य में संलग्न हो गया। पर्याप्त परिश्रम, अध्ययन और वाद विवाद के बाद संविधान का प्रारूप 5 वर्ष में तैयार किया जा सका। मेइजी संविधान का प्रारूप 1888 ईस्वी तक बनकर तैयार हो चुका था और देश की परिस्थितियों और जनता की इच्छा को दृष्टि में रखते हुए 1889 ईस्वी में इसे लागू कर दिया गया। नवीन संविधान के निर्माण में जनता की भावनाओं का पूरा ध्यान रखा गया और सम्राट को साम्राज्य का प्रमुख या अधिपति बनाया गया और उसकी स्थिति अद्वितीय मानी गई। राज्य की समस्त महत्वपूर्ण कार्यकारी शक्तियां सम्राट में निहित की गईं और युद्ध, शांति आदि की घोषणा का अधिकार सम्राट को दिया गया। कानून अंतिम रूप से तभी मान्य हो सकता था जब सम्राट उस पर अपने हस्ताक्षर कर दे। सम्राट मंत्री परिषद और प्रीवी काउंसिल के माध्यम से अपनी इन शक्तियों का प्रयोग करता था। इन दोनों सलाहकार समितियों के सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार स्वयं सम्राट को था और वे उसी के प्रति उत्तरदायी होते थे। सम्राट का विश्वास खोने के बाद ये अपने पदों पर आसीन नहीं रह सकते थे। पृष्ठ 237। जापान में नवीन संविधान के अनुसार द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका का गठन किया गया। जापानी डायट में लॉर्ड सभा और लोकसभा नामक 2 सदनों की व्यवस्था की गई। लॉर्ड सभा में राजवंश से संबंधित व्यक्ति, बैरन, काउंट और कुलीनों को स्थान प्रदान किया गया, जबकि लोकसभा में जनता द्वारा निर्वाचित सदस्य थे। मतदान का अधिकार संपत्ति की शर्त के कारण अत्यंत सीमित था, किंतु धीरे धीरे इसमें विकास होता गया। संसद का वार्षिक अधिवेशन बुलाया जाना आवश्यक था। नवीन कर लगाने तथा बजट के अनुमोदन के लिए पार्लियामेंट की स्वीकृति अनिवार्य थी।
सम्राट पार्लियामेंट द्वारा स्वीकृत किसी भी कानून के विरुद्ध अपने स्थगन अधिकार का प्रयोग कर सकता था। पार्लियामेंट में मंत्रियों से प्रश्न पूछे जा सकते थे और उनके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित किया जा सकता था, किंतु उन्हें पदच्युत करने का अधिकार केवल सम्राट को था। 1889 ईस्वी के मेईजी संविधान में नागरिकों के अधिकारों का विस्तृत वर्णन किया गया था। समाज में प्रत्येक व्यक्ति को कानूनी समानता का अधिकार प्राप्त था। प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई थी और राजकीय पदों पर कोई भी व्यक्ति अपनी योग्यता अनुसार नियुक्त प्राप्त कर सकता था। लेखन, भाषण और संगठन बनाने का भी सभी को अधिकार प्राप्त था। किसी भी व्यक्ति को अकारण बंदी नहीं बनाया जा सकता था और न ही बिना न्यायालय द्वारा दंडित किए किसी को बंदी गृह में रखा जा सकता था। संविधान के निर्माण के दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखा गया था कि राज्य की समस्त शक्ति जापान के नेताओं के हाथ में केंद्रित रहे। इस हेतु देश के वरिष्ठ राजनीतिज्ञों का एक संगठन भी गठित किया गया। इन्होंने संक्रमण काल में राष्ट्र का नेतृत्व किया था। ये संगठन राज्य से संबंधित समस्त महत्वपूर्ण मामलों पर समय समय पर सम्राट को अपनी सलाह दिया करता था। वित्तीय मामलों में निम्न सदन के अधिकारों पर अत्यंत सावधानी से अतिक्रमण कर लिया गया था। यद्यपि वार्षिक बजट को पारित कराने में निम्न सदन की सहमति आवश्यक थी, किंतु वित्तीय मामलों पर उसका नियंत्रण अत्यंत ढीला था। देश की कर प्रणाली का निर्धारण पहले ही किया जा चुका था, किंतु विधान में ये व्यवस्था कर दी गई थी कि पुराने करों में संशोधन और नवीन करों को लगाते समय पार्लियामेंट की स्वीकृति आवश्यक होगी। राज्य में आय के कुछ साधनों को स्वतंत्र रखा गया ताकि पार्लियामेंट की स्वीकृति के बिना भी उनका प्रयोग किया जा सके। व्यय के विषय में भी ये उल्लेख संविधान में किया गया कि वेतन आदि पर होने वाले व्यय को पार्लियामेंट प्रशासन की सहमति के बिना न तो कम कर सकती थी और न ही उन्हें अस्वीकार करने का उसे अधिकार था। प्रशासन आवश्यकता पड़ने पर आकस्मिक व्यय के लिए पार्लियामेंट से अतिरिक्त धन की मांग कर सकता था। यदि किन्हीं कारणों से पार्लियामेंट नए बजट को अस्वीकार कर दे, तब पुराने बजट के अनुसार वित्त व्यवस्था का संचालन किया जाना संभव था। इस प्रकार पार्लियामेंट को यह अधिकार प्राप्त हो गया था कि वो सरकार द्वारा किए जाने वाले अतिरिक्त व्यय पर अंकुश लगा सके। इस प्रकार हम देखते हैं कि 1889 ईस्वी के संविधान ने जापान को पश्चिम के देशों के अत्यंत समीप ला दिया था। हालांकि यूरोप में अभी भी फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश थे जो लोकतंत्रात्मक निश्चित प्रक्रिया के अंतर्गत हुआ, जो इस बात का प्रमाण है कि वहां सामंत पद्धति और निरंकुश शासन का विरोध भी अत्यंत सोच समझकर किया गया और अपने सफल प्रयासों से उन्होंने एक ऐसे संविधान की रचना की जो 19वीं शताब्दी की प्रवृत्तियों के अनुकूल था। पृष्ठ 238। प्रश्न दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, जापान में मेईजी पुनः स्थापना पर एक लेख लिखिए। प्रश्न 2, मेईजी काल की प्रमुख उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। प्रश्न 3, मेईजी शासन में औद्योगिक विकास पर प्रकाश डालिए। प्रश्न 4, जापान के आधुनिकीकरण पर एक लेख लिखिए। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, मेईजी पुनः स्थापना के 4 प्रमुख कारण लिखिए। प्रश्न 2, जापान में पुनः स्थापना के महत्व को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 3, जापान में सैनिक सुधारों का वर्णन कीजिए। प्रश्न 4, जापान में कृषि व्यवस्था में सुधारों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न 5, जापान में शैक्षिक सुधारों पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। प्रश्न 6, मेईजी संविधान पर टिप्पणी लिखिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न 1, मेईजी पुनः स्थापना कब हुई? 1, 1867 ईस्वी में। 2, 1868 ईस्वी में। 3, 1869 ईस्वी में। 4, 1870 ईस्वी में। उत्तर 2, 1868 ईस्वी में। प्रश्न 2, मेईजी पुनः स्थापना की मुख्य उपलब्धि थी 1, जापान से सामंत प्रथा का उन्मूलन। 2, शोगुन के शासन का अंत। 3, चोशु और शोगुन में संघर्ष। 4, उपर्युक्त सभी। उत्तर 1, जापान से सामंत प्रथा का उन्मूलन। प्रश्न 3, जापान में किसानों को भूमि का स्वामित्व प्रदान किया गया। 1, 1865 ईस्वी में। 2, 1866 ईस्वी में। 3, 1867 ईस्वी में। 4, 1868 ईस्वी में। उत्तर 4, 1868 ईस्वी में। प्रश्न 4, जापान में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1, 1912 ईस्वी में। 2, 1913 ईस्वी में। 3, 1914 ईस्वी में।
4 1920 ईस्वी में। उत्तर 2 1913 ईस्वी में। प्रश्न 5 1888 ईस्वी में किस संविधान का प्रारूप तैयार हुआ? 1 मेइजी संविधान, 2 ताइपिंग संविधान, 3 जापानी संविधान, 4 इनमें से कोई नहीं। उत्तर 1 मेइजी संविधान। पृष्ठ 239।